यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2020 एडवांस के पेपर में। क्वेश्चन में दिया है कि shown in the figure is a semi-circular metallic strip that has strip, यानी कि एक प्लेन शीट है जिसको एक 2D स्ट्रक्चर है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, that has a thickness T, thickness इसका T दिया है, and resistivity rho. Its inner radius is R1 and outer radius R2. Voltage V0 is applied between two ends, a current flow I in it. In addition, it is observed that the transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effect of a moving electrons. तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। देखिए, वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो होगा ही, लेकिन इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। Ignore any role of the magnetic field due to the current. मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाइए, यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा। Then figure is schematic and not drawn to the scale. ठीक बात है। आगे कहते हैं सवाल में कि I की वैल्यू है इतनी, आउटर सरफेस का हायर वोल्टेज, आउटर सरफेस का लोअर वोल्टेज, एंड डेल्टा V which is transverse voltage is proportional to I square. तो ये जो है पार्ट इसमें इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऐसा सवाल जो है जनरली नहीं करते हैं ना। तो ये यदि आप पहली बार जा रहे हैं एडवांस देने, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि ओवर द टॉप एक्सपीरियंस हो सकता है कि यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, ऐसा तो कभी वोल्टेज निकाला ही नहीं था। लेकिन देखना आप कि आप नोन कॉन्सेप्ट के द्वारा इस सवाल को कर ले जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका रेजिस्टेंस निकालना। इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ शीट का। शीट कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, 2D है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो आप इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता देखिए कि कौन से रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई हुई है जिसका वोल्टेज V0 के बराबर है इस एंड तक। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एंड से जा रहे होंगे इस एंड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 जा रहे होंगे, ऐसे 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 जा रहे होंगे, like this, like this, like this, like this, this, ऐसे। ये रास्ता होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ, छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट लाइक दिस। ये एलिमेंट लिया मैंने, और इस एलिमेंट का जो शेप है वो सेमी सर्कुलर है। इसके सेंटर से मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है लेट्स से स्मॉल r के बराबर है, या आप x कह सकते हैं, x के बराबर है, और इसका विड्थ जो है बेटा वो dx के बराबर है। तो मैं इस छोटे से पार्ट के लिए रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ, जिस लेंथ में होके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहां से यहां जो टोटल लेंथ है मैं लिख सकता हूं पाई इंटू एक्स के बराबर, इसका लेंथ होगा, डिवाइडेड बाय इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देखना है। तो ये एरिया है, ये इसका थिकनेस है t के बराबर। सो मैं dx इंटू टी इसका एरिया लिख सकता हूं, dx इंटू टी, टी dx लिख दीजिए। तो ये आपको मिल चुका है, नीचे dx है तो इसको रेसिप्रोकल बना दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहां से 1/dr, या फिर इसको एज इट इज अभी रखिए, है ना। अब मुझे मिल चुका है छोटा सा रेजिस्टेंस, तो इस छोटे से रेजिस्टेंस से करंट भी मैं निकाल सकता हूं। तो करंट, छोटा सा करंट इस छोटे से पार्ट में से मैं लिख सकता हूं dv। वोल्टेज जो है वो तो अभी भी V0 के बराबर है, चाहे हम छोटे से एलिमेंट के लिए लें, चाहे हम इस पूरे वायर के लिए लें, इसका वोल्टेज तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस dr लिखूंगा तो उसे लिख सकते हैं आप रो इंटू पाई एक्स इंटू टी dx, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ी सुधर चुकी है, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा V0, t इज थिकनेस कांस्टेंट, रो पाई इज कांस्टेंट, dx अपॉन x बचेगा आपके पास di। तो x की बराबर, x की वैल्यू हम लेते हैं r1 के बराबर, x जो है रेडियस है, बेसिकली रेडियस r1 से लेकर r2, तो यहाँ पे 0 से लेकर i हम लिमिट लगा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू V0 t डिवाइडेड बाय रो इंटू पाई, और यहाँ मिलेगा आपको ln r2 by r1, ln r2 by r1 के बराबर। तो ये करंट हमें मिल जाता है, तो चेक कर लीजिए ऑप्शन हमारे पास V0 t by रो पाई और ln r2 by r1, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं कि आउटर सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा
या आउटर सरफेस का पोटेंशियल कम होगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में कंपेयर आपसे वो करवा रहे हैं। तो यार मैं जानता हूं कि काइनेटिक इफेक्ट, यहां मुझे हिंट दिया गया है सवाल में कि प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स से हमें कुछ ना कुछ डेटा उठाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं इन लाइनों में, या कह सकता हूं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं लाइक दिस। इस एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट स्पीड से। सबने कहा हाँ सर ड्रिफ्ट स्पीड से वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे हैं। तो इनके ऊपर एक फोर्स सेंटर की तरफ जरूर लगना चाहिए, और वो फोर्स कहां से लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसका जो सेंटर है वो इस तरफ है, या यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की यदि बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ईटी मान लेता हूं, ईटी इज ई ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से ही ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है तो मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है। तो यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यहां का पोटेंशियल कम होना चाहिए। सो इनर जो आपके पास सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, और आउटर सरफेस का पोटेंशियल जो है कम है। आउटर सरफेस है हायर वोल्टेज, नो, आउटर सरफेस एट अ लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही मिल जाता है। अब लास्ट वाले पार्ट में आपसे कहा है कि ट्रांसवर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके और इसके बीच में, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात हमें और प्रूव करनी है। तो यहां पे मुझे ऐसा कुछ करना होगा जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो मैंने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे वहीं से वोल्टेज हमें मिलेगा, और वोल्टेज से और हमें करंट, जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की फ्लो से करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें कुछ करना है। और हम जानते हैं कि इनका काइनेटिक जो है पार्ट हमें लेना है, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमें लेनी है। तो एक फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि I इज इक्वल टू NaEVD जो है, I इज इक्वल टू NaEVD मुझे इस्तेमाल करना होगा। और वाई नॉट आई यूज द करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला। सो I अपॉन A इज करंट डेंसिटी J, और करंट डेंसिटी को लिखा जा सकता है NeVD के बराबर। तो मुझे दिमाग में एक चीज तो आई कि यार ये फॉर्मूला जो है लगा सकता हूं। और क्या लगा सकता हूं? और लगा सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना करंट डेंसिटी बन रहा है। तो करंट डेंसिटी J मैं लिख सकता हूं, करंट इस छोटे से पार्ट में कितना जा रहा है, DI के बराबर, डिवाइडेड बाय इसमें एरिया कितना है इसका, DA के बराबर या DS के बराबर में ये करंट डेंसिटी जानना चाह रहा हूं। इस छोटे से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट के लिए मैं करंट लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस V0 डिवाइडेड बाय dr, और ds जो है वो मुझे पता है कितना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। V0 डिवाइडेड बाय छोटा सा रेजिस्टेंस कितना है, निकाल चुके हैं छोटा सा रेजिस्टेंस इज दिस मच, रो पाई x बाय t dx, रो पाई x बाय t dx, और एरिया कितना है इसका, t dx के बराबर। तो t dx से t dx कैंसिल आउट हो जाता है, आपको करंट डेंसिटी मिल जाती है V0 डिवाइडेड बाय रो पाई x। करंट डेंसिटी का वेरिएशन मुझे मिल चुका है, और यहां करंट डेंसिटी कितनी है, NeVD के बराबर। तो इसे आप यदि इक्वेट कर देते हैं NeVD से, तो मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है V0 की टर्म से। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा V0 डिवाइडेड बाय रो पाई NE x के बराबर। रो पाई NE x के बराबर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है, और मैं इसे लिख सकता हूं कि ये इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। सो mv स्क्वायर बाय r वाला फॉर्मूला भी मैं लगाऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स Q इंटू ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू m VD स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस x। तो मैं इस एलिमेंट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। यहाँ आ जाएगा आपके पास Q विच इज E, और यहाँ पे आ जाएगा ET इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू VD का स्क्वायर आप करिए तो आपको मिलेगा V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर, और नीचे एक और x है आपके पास, ये आ जाएगा x।
तो यहां से आपके पास ET जो है मिल जाता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर। ठीक बात है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में V0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेसेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ET dx आप कह सकते हैं। और आप x के साथ इसे इंटीग्रेट भी कर देंगे एक्सप्रेशन को, तो होगा क्या, इस x की पावर पे फर्क पड़ेगा जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें करंट और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल t जो है हमसे पूछी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि डेल्टा V विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर, V0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये होने वाला है। अब हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहां तो ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिस V0 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I0 स्क्वायर आल्सो, सो डेल्टा V is proportional to current square also because from Ohm's law, because Ohm's law के अकॉर्डिंग V जो है V0 is proportional to I, और ये V0 स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I स्क्वायर के बराबर Ohm's law से। तो हमारा आंसर डेल्टा V is proportional to I स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा सही हो जाएगा। तो A, C और D ये तीनों सही हो जाते हैं। ठीक बात। एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है ना। इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है। मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SK सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री BJ सर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है, सब कुछ है इसमें, होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर, और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं। अगर आप IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है ना। और अगर आप IIT के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको CBSE का 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए बच्चों 50% की सेविंग है आपकी। ठीक है। और ये एक और ऑफर है, ठीक है ना, IIT JEE का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको CBSE का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। ठीक है ना। और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है बच्चों। तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस 2015 में। क्वेश्चन में दिया है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टर R is equal to 2 ohm is I ampere. The value of I is, I की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू इस रेजिस्टर में R is equal to 2 ohm है। अब करंट निकालने के लिए ये मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं और पूरे सर्किट में करंट निकाल दूं, तो जितना करंट बैटरी से टोटल निकलेगा उतना ही करंट इसमें जा रहा होगा। ये मेरे पास एक प्लान है मेरा। यदि इस प्लान से नहीं हुआ तो फिर मैं जो है अपना अल्टीमेट प्लान KVL और KCL के माध्यम से मैं करंट निकालूंगा। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि यदि कुछ बन रहा होगा कि इक्विवेलेंट आराम से सीरीज पैरेलल में, तो हम निकाल देंगे, वरना फिर हमें KCL KVL लगाना ही होगा। तो सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी है रेजिस्टेंस की, सबसे ज्यादा रेजिस्टर जहां पे रखे हुए हैं वहीं पे देखिए कुछ ना कुछ तो जरूर बन रहा होगा। इस वाले पार्ट को आप यदि ध्यान से देखें, सो 1 into 4 and 2 into 2 एक आपके पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले
हम सर्किट को, इस वाले रेजिस्टेंस को हम उड़ा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। हटाने का मतलब इसे ब्लैक इंक से मैं कलर कर देता हूं। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस गायब हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तू हो गया तेरा काम, हो गया काम। अब 1 ohm and 2 ohm are in series, 2 ohm and 4 ohm are in series also. तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको याद होना चाहिए तो बेटर है, वरना फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो यहां पे मैं इनको भी हटा देता हूं और एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा देता हूं। यहां पे इसको हटा दीजिए, 2 ओम का रेजिस्टर लगा दीजिए। ये सब हट गए और हमारे पास एक रेजिस्टर आ चुका है 2 ओम का। यहाँ पे लगा दिया हमने 2 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास जो 5 रेजिस्टर्स हैं उनमें 2 into 12 एंड 4 into 6 इनका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर है। 2 into 12 is 24, 6 into 4 is 24। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसे भी हटाया जा सकता है, बिकॉज एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इस वाले रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं लाइक दिस। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बचते हैं वो ये हैं 2 and 4 and 6 and 12। 2 and 4 is 6 and 6 and 12 is 18। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन चारों का जो इक्विवेलेंट होगा, इन चारों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 6 into 18 डिवाइडेड बाय 24। 6 से गया 4 बार, 9/2 ओम आपको मिल जाएगा इन चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास सर्किट अब ऐसे बन चुका है, ये एक हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट निकालना है, साथ में 9/2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ बैटरी लगी है 6.5 वोल्ट की। तो करंट जो 2 ओम में जाएगा वही इस पूरे सर्किट में जाएगा, वही सर्किट में जाएगा, तो वो करंट निकाल सकते हैं। I is equal to 6.5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 13/2, 13/2, 13/2 is 6.5, 6.5 से 6.5 गया, आपके पास मिल गया आंसर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक, आसान सवाल था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। बस आपको ये देखना था, केसीएल केवीएल लगाने से पहले बस आपको ये देखना था कि इस पे पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं। यदि आपने एक बार केसीएल केवीएल लगाना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप फंस जाओगे। आपके 10 मिनट से ज्यादा जो हैं वो गारंटीड लगने वाले हैं। 10 मिनट लग जाएंगे आपके केसीएल केवीएल से सॉल्व करने में, यदि आप ये सिमेट्री नहीं देख पाए तो आप क्वेश्चन को आप हमेशा आराम से पढ़िए। ठीक है, आप ऐसे सोच के देखिए कि ऐसे सोच के सवाल कीजिए कि मैं तो बहुत कूल हूं, मैं तो बहुत एकदम सुपर एक नंबर का फोड़ू हूं और मैं इस सवाल को तो कर ही दूंगा, ये तो बहुत आसान सवाल है। ऐसे एटीट्यूड से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए आराम से कूल बन के रहिए, है ना। काम, कूल एंड काम जो है आपको जो है वहां छोड़ना नहीं है, हटाना नहीं है। बिल्कुल कूल तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपसे सवाल हो जाएगा बड़े आराम से। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास ये, इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द 4 आर्म्स of a Wheatstone bridge are shown in figure below. The resistance R3 has a temperature coefficient of this much. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees Celsius, the voltage developed between S and T will be equal to. तो S और T के बीच में आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस से इस रेजिस्टेंस का। तो यार हमें इतना तो पता है कि R3 का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, R3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या जाएगा आपके पास R3 1 प्लस अल्फा इज 0.0004, टेम्परेचर इंक्रीमेंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक 2 जीरो यहां से 2 जीरो हट जाएंगे तो 0.04 आएगा। तो 1.04 इंटू R3 विच इज 300 आपको मिल जाएगा नया रेजिस्टेंस R3 डैश। सॉल्व करिए इसको, 104 इंटू 3 चौक 12, 3 एकम 3, 312 ओम आपको मिल जाती है R3 की वैल्यू, 312 ओम के बराबर। अब इस सर्किट को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। एक जैसे प्रॉपर हम कन्वेंशनल व्हीटस्टोन ब्रिज को देखने के आदी हो चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही मैं आपको बना के दिखाता हूं।
तो यहाँ बैटरी लगी है यहाँ पे, बैटरी से करंट निकल रहा है, एक करंट इस तरफ जाएगा, एक करंट इस तरफ जाएगा। तो यहां से यदि करंट जा रहा होगा इस तरफ, तो इन दोनों में सेम करंट जा रहा होगा 60 और 300। आप ऐसे बनाइए इसे, इट इज 60 और ये है आपके पास 300 विच इज नाउ 312, और 60 के नीचे जो है 100 है, ये बना दीजिए यहाँ पे 100, और ये आपके पास 500, ये आपके पास है 500। और यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट के बराबर, दिस इज 50, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है इस तरीके से, आइडियल वोल्ट मीटर है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे यहाँ पे डायग्राम को कि 60 और 100 के बीच में बैटरी लगी है, 60 और 100 के बीच में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कहां पे आ गए 60 और 100, 60 का एंड और 100 का एंड एक तरफ से जुड़े हुए हैं और यहां से जुड़े हुए हैं ये, और एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक 300 और 500, बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का नाम है P, S और T के बीच में बताना है। सो S इज 60 और 300 का, 60 और 300 का ये S है और ये आपके पास है T, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट निकाल देता हूँ। इसमें करंट मान लेता हूँ I1 के बराबर है, तो इसमें भी करंट कितना होगा I1 के बराबर। इसमें करंट यदि I2 के बराबर है, इसमें भी करंट कितना होगा I2 के बराबर, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 372 एम्पियर। I2 की वैल्यू यदि आप निकालें तो आपको मिलेगा 50 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 600 एम्पियर के बराबर। तो यदि मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 के बराबर मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ 0 के बराबर, तो यहां से यहाँ पोटेंशियल जब ड्रॉप होगा तो आपको मिल जाएगा Vs इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 इंटू 50 बाय 372। और यदि मैं यहाँ पे T पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहूं इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां से यहां आपको मिलेगा माइनस में I2 कितना है आपके पास 50 बाय 600 इंटू 100। अब आपको Vs माइनस Vt निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं बिटवीन S एंड T निकालना है, तो जो ज्यादा हो ज्यादा माइनस कम करना है, तो आप मॉड ले सकते हैं Vs माइनस Vt निकाल के। तो 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 372 और माइनस कर देंगे इसमें से 50 बाय 600 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाता है 0.27 एम्पियर के बराबर, 0.275 के बराबर आता है, और उसको 0.27 लिख सकते हैं, 0.28 भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला पता है, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला। तो लेंथ में भी इस तरीके से ही वेरी होता है फॉर्मूला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ जाती है, तो L' इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वेरी करता है, यहाँ से नया रेजिस्टेंस निकाला, नया रेजिस्टेंस निकालने के बाद व्हीटस्टोन की शक्ल में इसको ला दिया, और यहाँ पे हमने IR ओम्स लॉ इस्तेमाल करके पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया